जो छुट्टियों की खुशियों के वादे के साथ शुरू हुआ था, देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल गया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट A314 जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उस दिन एक डरावने सबक में तब्दील हो गई। ये एक आम सी यात्रा थी जो अचानक एक भयानक हॉस्टेज क्राइसिस में बदल गई, जिसने पूरे देश को दिनों तक अपनी गिरफ्त में लिए रखा। 5 आदमियों ने कॉकपिट में घुसकर विमान को अपने कब्जे में ले लिया। उनके चेहरे स्कार्फ्स से ढके हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये एक हाईजैक है। इंटरकॉम पर यह डरावनी घोषणा सुनते ही विमान का माहौल एकदम बदल गया। जहां एक तरफ लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर ही डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने देर न करते हुए सभी यात्रियों को अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया भयभीत होकर यह सब देख रही थी। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं था, यह तो टेररिज्म का एक सोची समझी कार्रवाई थी। 5 हाईजैकर्स, जो कि मुंह पर नकाब और हाथों में भारी हथियार लिए हुए थे, जल्द ही हरकत उल मुजाहिदीन, एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में पहचाने गए। उनका सरदार, एक खूंखार आतंकवादी जिसे बर्गर के नाम से जाना जाता था, अपने आप में एक खौफ का माहौल बनाए रखता था। उसकी आंखें ठंडी और बेपरवाह इंसानी जान के लिए एक ठंडे तिरस्कार को दर्शाती थीं। रेडियो पर उनकी मांगें सुनकर पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मच गया। उनकी मांग थी कि भारतीय जेलों में बंद कुछ खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए, जिनमें कुख्यात मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। अजहर, जो अपनी भड़काऊ भाषणों और हिंसा भड़काने के लिए जाना जाता था, हाईजैकर्स के लिए एक बेशकीमती बंदी था, जिसे छुड़ाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। हाईजैकर्स की मांगों को गुस्से और डर दोनों के साथ मिला जुला रिस्पांस मिला। भारत, जो कि सीमा पार आतंकवाद से लंबे समय से जूझ रहा था, खुद को एक नाजुक स्थिति में पाया। एक तरफ मासूम नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगी थी, तो दूसरी तरफ बेरहम आतंकवादियों की जिद। पूरी दुनिया यह देख रही थी कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करता है। यह हॉस्टेज क्राइसिस अब सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं रहा था, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। हाईजैकर्स की मांगें, जो कि बेहद चौंकाने वाली और अटूट थीं, ने भारत को एक कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। शांति की कीमत आतंकवादियों के साथ समझौता करना हो सकती है। एक ऐसा रास्ता जो नैतिक दुविधाओं और अप्रत्याशित परिणामों से भरा हुआ था। हाईजैक किया गया यह विमान अंतरराष्ट्रीय साजिश का मोहरा बन गया। इसे जबरदस्ती अलग अलग जगह उड़ाया गया। पहला पड़ाव भारत के अमृतसर में हुआ। हाईजैकर्स ने ईंधन की मांग की और धमकी दी कि वे यात्रियों को मार देंगे। विमान को फिर से उड़ान भरने की अनुमति दी गई। यह लाहौर, पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। उम्मीद थी कि पाकिस्तानी अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन विमान को ईंधन भरने के बाद जाने दिया गया। फिर कंधार, अफगानिस्तान में उतर गया, जो तालिबान के नियंत्रण में था। कंधार पहुंचने के साथ ही संकट और खतरनाक हो गया। भारत को अब तालिबान से भी निपटना था, एक ऐसा शासन जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देता था। कंधार में उतरते ही स्थिति की गंभीरता बढ़ गई। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। बंधकों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। कंधार की उमस भरी गर्मी में एक तनावपूर्ण ड्रामा चल रहा था। विमान के अंदर डर और निराशा का माहौल था। बंधक, जिन्हें खाने, पानी और मूलभूत स्वच्छता से वंचित कर दिया गया था। भारतीय अधिकारी विदेश मंत्री के नेतृत्व में पर्दे के पीछे अथक प्रयास कर रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था। पूरी दुनिया उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। तालिबान, जो तटस्थता का दावा कर रहा था, ने स्थिति पर अपना प्रभाव डाला। तालिबान के मौन समर्थन से उत्साहित होकर हाईजैकर्स और भी ज्यादा मांगे करने लगे।
दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थी और एक चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। 7 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ। भारत सरकार, जो अपने सिद्धांतों को बनाए रखने और अपने नागरिकों के जीवन को बचाने के बीच असंभव चुनाव का सामना कर रही थी, ने बंधकों की सुरक्षित वापसी के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने के लिए अनिच्छा से सहमत हो गई। इस फैसले का हालांकि बंधकों के परिवारों ने राहत के साथ स्वागत किया, लेकिन इसने विवादों को भी जन्म दिया। आलोचकों का तर्क था कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जो आतंकवाद को पुरस्कृत करता है और अन्य समूहों को भी ऐसी ही रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि सरकार ने यह कहकर अपना पक्ष रखा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके नागरिकों का जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। 31 दिसंबर 1999 को 3 आतंकवादी, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, एक भारतीय जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई पर हाईजैकर्स और उनके समर्थकों ने खुशी मनाई। यह भारत के लिए एक कड़वा घूंट था और एक ऐसा देश जो अपने फैसले के नैतिक परिणामों से जूझ रहा था। बंधकों को थके हारे और डरे सहमे आखिरकार विमान से उतरने की अनुमति दे दी गई। उनके चेहरों पर राहत और अविश्वास का मिश्रण दिखाई दे रहा था। यह पीड़ा हालांकि खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसने एक अमिट छाप छोड़ी थी। आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती थी। जैसे ही रिहा हुए बंधकों ने अपने प्रियजनों को गले लगाया, पूरे भारत में राहत की सांस आई। लेकिन यह कड़वी सच्चाई भी थी कि एक खतरनाक मिसाल कायम हो चुकी थी। हाईजैकिंग और आतंकवादियों की रिहाई ने भारत पर एक लंबी छाया डाली। इस घटना ने देश के सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के दूरगामी परिणाम हुए। अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिसने कई हमलों की जिम्मेदारी ली। कंधार हाईजैकिंग ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। आतंकवाद अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। इस घटना ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को भी प्रभावित किया। कंधार के जख्म बहुत गहरे हैं। IC-814 की हाईजैकिंग आतंकवाद की मानवीय लागत की याद दिलाती है। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की लंबी और कठिन लड़ाई की याद दिलाती है।